Yeah, yeah, let's go. अपने को अब नया टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके पहले कुछ एक दो बेसिक बातें पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन शुरू करेंगे वो फ्लक्स, है ना। तो बेसिक में पहली चीज क्या है, एरिया, जिसको अपन सरफेस एरिया नाम से भी पढ़ेंगे अब। तो इसे जानते हो तुम ये सब बातें, बाकी फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। पहली चीज क्या, कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तुमने 11th क्लास में पढ़ चुके हो ये। और जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, वो किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब जैसे मान लो कि ये कॉपी अगर सरफेस है, तो जो इसका डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो इस टाइप से ऊपर आता हुआ होगा या नीचे आता होगा, उसको परपेंडिकुलर होगा, है ना। और तीसरा क्या है, फॉर ओपन ओपन सरफेस लाइक सर्कुलर प्लेन कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन गिवन नहीं हो, तो जो भी अपने को प्लेन गिवन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपन सपोज कर लेंगे, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अब आती है एक चीज, 3D एंगल या सॉलिड एंगल। ये 11th में था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, है ना। तब वैसे 11th में बहुत कम टीचर ये पढ़ाते हैं, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती नहीं उसकी। सिर्फ और सिर्फ एक यहीं पे ज़रूरत पड़ती है पूरा अपने कोर्स में, स्कूल लाइफ के। तो चलो देख लेते हैं क्या है सॉलिड एंगल। मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक सरफेस है ना, डीए। डीए मतलब बहुत छोटा सा सरफेस है। इससे एक पॉइंट दिया है तुमको आर दूरी पे। आर दूरी पे क्या है, एक पॉइंट है पी। यहाँ पे अपने को निकालना है कि सॉलिड एंगल कितना होगा, ठीक है। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो क्या करेंगे अपन, सॉलिड एंगल बनाने के लिए पहले ये पूरे एरिया को लाइन बना बना के अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो अपने को इस पॉइंट पे ये जो एंगल बनेगा 3D में, ठीक है। अगर इससे सब जगह से अपन इस लाइन जोड़ेंगे, तो सारी लाइन इक्वल होगी। इक्वल क्यों होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। छोटा एरिया है तो सारी जो लाइन्स है वो इक्वल होगी, और ये कोन टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक। अब वो कोन के अंदर जो ये गोला होगा, ठीक है, पूरा 3D में, वो क्या होगा, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल को डिनोट कैसे किया गया, ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अपन ने छोटा सा एरिया लिया है तो ये एंगल भी छोटा सा होगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सरफेस। इसको रेडियस मत समझ लेना, ये कोन का रेडियस नहीं है, क्या है, पॉइंट के और सरफेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक। अब मान लो कभी ये थोड़ा अपन इसको एक्सटेंड कर दें, ऐसा थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। और ये एरिया की डायरेक्शन अभी ऐसी थी, ठीक। और जो पी और एरिया को जोड़ रही थी लाइन, उसकी डायरेक्शन भी ऐसी थी, है ना। अगर कभी ये एरिया इस टाइप से हो जाता, थोड़ा यूं घूम जाता, तो अब ये एरिया पे अपन नॉर्मल बनाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी अब, ठीक। पहले कैसी थी, ऐसी। तो इस केस में अपन 3D एंगल क्या लिखेंगे, मान लो ये वाला एरिया हो गया डी ए डैश, ठीक। तो अब डी ओमेगा कितना आएगा, डी ए डैश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अभी आर की और ए की डायरेक्शन पहले वाले केस में सेम थी। अभी क्या है, आर की डायरेक्शन इधर है और ए डैश की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपने को नॉर्मल वाली कंडीशन चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल इसका इस तरफ है, अपने को तो ऐसा आर के डायरेक्शन में ही चाहिए। तो इसको अपन ने सपोज करा कि ये थीटा डिग्री मुड़ गया, है ना, रोटेट हो गया। तो अगर ये थीटा डिग्री सा रोटेट हुआ,
तो ये वाली साइड क्या होगी? मैंने बताया था तुमको ब्रॉड साइड में कि वेक्टर का अपन रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? डी ए डैश कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या आया? डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है डी ओमेगा का। डी ए क्या हो गया? जो भी अपने को सरफेस दिया है उसका एरिया, कॉस थीटा उसको नॉर्मल कंपोनेंट, और आर स्क्वायर क्या है? पॉइंट और सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब सपोज करो तुम्हारे पास कोई सरफेस है 3D में, स्फेयर। ठीक है, ये क्या है? 3D स्फेयर, 3D सब सरफेस है, अपन ने सपोज करा स्फेयर। ठीक, सेंटर पे अपने को इसका पता करना है कि सॉलिड एंगल कितना बनता होगा। तो इस पॉइंट पे या पूरा एकदम पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंस पे, तो अपन क्या करेंगे? सब लाइंस बनाएंगे। सारी दूरी कितनी होगी? आर होगी, क्योंकि सब क्या होगा? रेडियस ही होगा। सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट अपन लेंगे पी, तो उसकी डिस्टेंस तो सबसे सेम होगी सेंटर से। ठीक, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपने को पता है, नॉर्मल होती है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है और आर की डायरेक्शन भी इधर है। तो कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे? कॉस जीरो। ठीक है, आर स्क्वायर तो वही रहेगा, और ए क्या होगा यहाँ पे? इसका एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो डी ओमेगा आएगा, या सिर्फ ओमेगा बोल लो, कितना आएगा वो? 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस जीरो मतलब 1 होता है, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट आएगा, तो ओमेगा कितना आया? 4 पाई। अब ये यहाँ पे अपन ने स्फेयर लिया था, कभी कोई 3D ऑब्जेक्ट दूसरा होता, कोई जैसे क्यूब बना होता, ठीक है, तो भी एंगल तो उतना ही होता। इस पॉइंट पे अपन को एरिया अपना क्या निकालना है? 3D एंगल निकालना है। तो इस पॉइंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो हर डायरेक्शन में जाएगा। 3D एंगल तो तुम कहीं से भी देखो वो तो सेम लगेगा। तो ओमेगा कितना आया अपने पास? 4 पाई। कोई सा भी 3D सरफेस हो उसके लिए एंगल कितना रहेगा? 3D एंगल 4 पाई। इतना याद रखना है, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय फाई। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के नॉर्मल उससे पास हो रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उतना ज़्यादा होगा फ्लक्स, जितनी कम पास होगी उतना कम होगा फ्लक्स। इसको तुमको मैं देखो अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक, ये बहुत मोटा है, इसको तुम सिर्फ 2D में मानना, या 3D में मानो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये अपना सरफेस हो गया, और ये क्या हो गई? मेरी उंगलियां जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो ये सरफेस से जो इससे गुजरेगी एकदम नॉर्मल, नॉर्मल मतलब उसका परपेंडिकुलर, तो ये चीज़ क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ठीक है, तो इधर से घुसेगी और इधर से निकलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर ही चले जाए, पास होनी चाहिए सरफेस के पूरे। ठीक, अब किन किन बातों पे ये चीज़ डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सबसे पहली चीज़ कि मेरी जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, या अगर मैं इसको एरिया को थोड़ा बड़ा करूंगा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, या एरिया को कम कर दूंगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अभी
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, है ना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसकी भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। इस केस में क्या है, मैक्सिमम अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक, अगर मैं एरिया वेक्टर को कुछ इस तरीके से घुमा दूं, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो इसी रहेगी, अपन ने क्या करा, सिर्फ एरिया वेक्टर को घुमाया, तो नॉर्मल कितनी लाइन पास होगी, थोड़ी कम हो जाएगी पहले से, है ना, फिर और घुमाया और घुमाया और घुमाया, अपन ने पूरा ऐसा कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं इससे जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में 90। ठीक है, कुछ भी नहीं जा रहा है, मतलब फ्लक्स जीरो है। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल पे क्या चीज़ जीरो होती है, कॉस थीटा। तो जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया वो क्या था, कि डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अपन छोटा सा एरिया लेके चलेंगे डी ए, इसलिए छोटा सा फ्लक्स डी फाई। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसा भी हो सकता है। ठीक, वो कॉस थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो फिर से एक बार बताता हूँ क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है किसी सरफेस से नॉर्मली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको फाई से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक, मैथमेटिकली क्या होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अपने को पता है कि जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया ये। ठीक, कॉस 90 होगा, मतलब ई और डी ए के बीच में एंगल क्या है, 90। थीटा मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ए सरफेस एरिया के बीच का एंगल, उसको क्या बोलेंगे अपन, थीटा। तो कॉस थीटा जब 90 होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, अभी समझाया था मैंने। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन का मतलब कॉस जीरो होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा ई डॉट ए। ठीक, इसकी फाई की यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और डी ए की यूनिट मतलब सरफेस एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, एसआई सिस्टम में। ठीक, इनकमिंग फ्लक्स जो सरफेस के अंदर जाता है उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या करेंगे, नेगेटिव। और आउटगोइंग मतलब किसी चार्ज से, जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, तो उसको अपन सपोज करते हैं क्या हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो इनकमिंग वाली रहती है नेगेटिव से जो निकलती है उसको क्या मानते हैं, माइनस साइन मान के चलते हैं। ठीक, इसमें क्या उल्टा है, इनकमिंग फ्लक्स जो होगा, आता वो मेहमान वो अच्छा लगेगा, वहां पे जाता वो मेहमान अच्छा लग रहा था अपने को। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है उसका। और अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स किसी सरफेस से सेम हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कि उस सरफेस से जीरो फ्लक्स लिंक्ड है। ठीक, ये उतार लो लगे तो तुमको।